हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। और इस वीडियो में जो जीव विज्ञान का परिचय है उससे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उन सब को डिस्कस करेंगे हम। जो पहला प्रश्न है अपना, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। 1771 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1881 ईस्वी और 1781 ईस्वी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी। आपको कहीं कहीं 1802 ईस्वी भी मिल सकता है, तो आप देख लेना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, ट्रेविरेनस और लेमार्क। दोस्तों, जो अरस्तु हैं उनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और इसमें जो हमारा आंसर है ये थियोफ्रेस्टस होगा, क्योंकि इनको ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये जो दो साइंटिस्ट है, ट्रेविरेनस और लेमार्क, जो बायोलॉजी शब्द है इनके द्वारा ही दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक। ऑप्शन है अरस्तु, ट्रेविरेनस, थियोफ्रेस्टस एंड विलियम रॉक्सबर्ग। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अरस्तु, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग कितने जंतुओं का वर्णन किया है? तो इसमें बताना है कि जो अरस्तु हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में कितने जंतुओं का वर्णन किया है। 400, 500, 100 या 1500। तो इसमें आपको याद रखना है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। R.H. व्हिटकर, कैरोलस लीनियस, जॉन रे और अरस्तु। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस, क्योंकि इसमें पूछा है आधुनिक वर्गीकरण में वर्गीकी का पिता। तो इसमें कैरोलस जो लीनियस है उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था, और इन्होंने जो वर्गीकरण किया था ये दो जगत में किया था। पहला वनस्पति विज्ञान था और दूसरा जंतु विज्ञान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा और कब किया गया? पहला देख लेते हैं। लीनियस कैरोलस 1773, अरस्तु 1800, क्रिक 1707, R.H. व्हिटकर 1969। तो इसमें देखिए, अरस्तु और क्रिक ये जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं हैं। इसमें लीनियस कैरोलस और R.H. व्हिटकर ही संबंधित है, जो कि अपन ने लीनियस कैरोलस को अपन ने पढ़ा है कि इन्होंने 2 वर्गों में इसका वर्गीकरण किया था। लेकिन 2 जगत में वर्गीकरण के बाद फिर R.H. व्हिटकर आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 जगत में जीवधारियों का वर्गीकरण कर दिया, जो कि हम पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। उभयचर जीवों को किस वर्ग में रखा गया है? पहला ऑप्शन है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा जो है ये है एनिमेलिया। इसमें जो मोनेरा वर्ग है इसमें बैक्टीरिया, वायरस ये सब इसमें आ जाते हैं, और जो प्रोटिस्टा होता है इसमें क्या आता है, अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया, ये प्रोटिस्टा वर्ग में आ जाते हैं। जो प्लांटी है, प्लांटी वर्ग, इसमें जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह होते हैं इन सबको इसमें रखा गया है। और ये जो एनिमेलिया है इसमें सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सब इसमें ही आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आपको बता दें, जो पीसीकल्चर है इसमें क्या होता है, मछलियों का पालन किया जाता है। और ये जो सेरीकल्चर होता है इसमें रेशम बनाने के लिए जो पालन किया जाता है वो सेरीकल्चर में आ जाता है। और जो मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां आ जाती हैं, जैसे जो बागवानी वगैरह हो गया, ये सब इसमें आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें डीएनए की खोज के बारे में नहीं पूछा, इसमें उसकी संरचना की खोज के बारे में पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अपना मोनाड, बी वॉटसन, सी कार्ल और डी क्रेक। अब हमें बताना है केवल ए, केवल बी, ए और सी, बी और डी। तो दोस्तों आपको बता दें, जो डीएनए की संरचना की खोज है ये दो लोगों ने की थी, वॉटसन और क्रिक के द्वारा। तो इसमें जो आंसर है वो बी और डी हो जाएगा, जो कि अपना ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्ली, चूहा, चमगादड़ और उल्लू। आपको बता दें कि जो राडार तंत्र होता है वो चमगादड़ में पाया जाता है, और जो चमगादड़ है तो वो एक आवाज़ करती है और उसे उसी आवाज़ की वजह से पता चलता है कि उसका लक्ष्य कहाँ और कितने दूर है। तो इसको याद रखें, जो रडार तंत्र होता है वो चमगादड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। लुईस पास्चर, वॉन वेयर, ल्यूवेनहॉक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। और इसमें जो ऑप्शन है, इनमें जो लुईस पास्चर है इनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये जो दूसरे वॉन वेयर हैं इनको क्या कहा जाता है? जो आधुनिक भ्रूण विज्ञान है उनका जनक वॉन वेयर को कहा जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की, वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। राना टिग्रिना, फेलिस डोमेस्टिका, बॉस इंडिकस, मुस्का डोमेस्टिका। तो इसमें से अपन को आंसर बताने हैं मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा राना टिग्रिना, क्योंकि जो फेलिस डोमेस्टिका है ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, और जो बॉस इंडिकस है ये है गाय का वैज्ञानिक नाम, और जो मुस्का डोमेस्टिका है ये वैज्ञानिक नाम है मक्खी का। तो अपने क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राना टिग्रिना, जो कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, और जो फेलिस डोमेस्टिका ये बिल्ली का है, बॉस इंडिकस ये गाय का है, और मुस्का डोमेस्टिका ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या है? जलीय जंतु, जलीय पौधा, स्थलीय जंतु या कोई नहीं। अब इसमें से अपन को बताना है कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। अब देखो, हाइड्रो से अपन को क्या समझ में आता है? हाइड्रो से समझ में आता है पानी, ठीक है। तो पानी, अब इसमें क्या है? जलीय कुछ दिया है, तो जलीय या तो जीव हो सकता है या जलीय पौधा हो सकता है। तो ये किसको कहा जाता है? जलीय पौधे को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो हाइड्रोफाइट्स होता है वो जलीय पौधे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए.जे. बटलर, जी.जे. मेंडल, स्टीफन हेल्स या इनमें से कोई नहीं। अनुवांशिकी के पिता जी.जे. मेंडल को कहा जाता है, और ये जो ए.जे. बटलर है इनको पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है, और ये जो तीसरे स्टीफन हेल्स है इनको पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हैं? ऑप्शन है। एडवर्ड जेनर, टेंसले, लुईस पास्चर या फिर रॉबर्ट कोच। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जो एडवर्ड जेनर है इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कहा जाता है, और ये जो टेंसले हैं इनको इकोसिस्टम शब्द का जनक कहा जाता है। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है, और जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन हैं? लियोनार्डो दा विंची, मार्सेलो मालपेजी, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, क्योंकि जो मार्सेलो हैं इनको माइक्रोस्कोपी का जनक कहा जाता है, और जो अरस्तु हैं इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं एरेक्नोलॉजी, हिस्टोलॉजी,
इथोलॉजी या साइटोलॉजी। तो जो अपना आंसर है ये हो जाएगा पहला, एरेक्नोलॉजी, क्योंकि जो हिस्टोलॉजी है ये ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। और इथोलॉजी जो होता है इसमें जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और आखिरी जो साइटोलॉजी है इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, उभयचरियों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं, हर्मेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी और कैरियोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही होगा, जिसको हर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जो इक्थियोलॉजी होता है इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी होता है इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जो कीट पतंगे होते हैं उनके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और जो कैरियोलॉजी होता है इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जंतु की आकृति एवं रचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, मोर्फोलॉजी, मायोलॉजी या मेमेलोलॉजी। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉर्फोलॉजी, क्योंकि जो पहला आंसर है पैथोलॉजी, इसमें क्या होता है, रोगों की प्रकृति, लक्षणों या रोगों के कारणों को जाना जाता है, जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। और जो मायोलॉजी है, मायोलॉजी में क्या होता है, जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके अध्ययन को हम मेमेलोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो देखते हैं न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, नेफ्रॉन के अध्ययन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है इसी के अंतर्गत ये मस्तिष्क का अध्ययन आ जाता है। नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी में होता है, जो कि न्यूरोलॉजी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसमें, माइक्रोबायोलॉजी, ट्रॉफोलॉजी, साइकोबायोलॉजी या प्रोटोजुआलॉजी। तो इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें क्या होता है, जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन इनमें किया जाता है। और जो ट्रॉफोलॉजी है इसमें क्या होता है, ये जो पोषण विज्ञान होता है उसका अध्ययन ट्रॉफोलॉजी में किया जाता है। और आखिरी जो प्रोटोजुआलॉजी है उसमें प्रोटोजुआ का अध्ययन किया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन है सांपों के अध्ययन से, कीट पतंगों के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से या फिर मछलियों के अध्ययन से। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पक्षियों के अध्ययन से, क्योंकि जो सांपों का अध्ययन है उसको ऑफियोलॉजी कहा जाता है। और जो कीट पतंगों का अध्ययन है इसको अपन ने देख लिया था पीछे क्वेश्चन में, जिसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। मछलियों का जो अध्ययन होता है इसको इक्थियोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, क्या? ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अपन, दंत विज्ञान से संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ओडोंटोलॉजी, क्योंकि जो ट्रॉफोलॉजी है वो पोषण विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। और जो सिंडेस्मोलॉजी है ये क्या होता है, ये कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है अपना, जीवधारियों के नामकरण एवं वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन देखें अपन, टैक्सोनॉमी, टेक्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और हीमेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अपना, टैक्सोनॉमी। तो चलिए जो आगे के ऑप्शन हैं इनको समझ लेते हैं, ये क्या हैं और ये किससे संबंधित हैं। जो टेक्टोलॉजी है इसमें क्या होता है, जो शरीर के रचनात्मक संगठक हैं इनका अध्ययन टेक्टोलॉजी में किया जाता है। तीसरा जो ऑस्टियोलॉजी है इसमें कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और ये जो आखिरी ऑप्शन है इसमें क्या होता है, इसमें रक्त और रक्त के रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्प्रेरकों के अध्ययन को कहा जाता है। अब इसमें आंसर देखते हैं कि जो उत्प्रेरक हैं उनके अध्ययन को इसमें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, एंजाइमोलॉजी, जेनेटिक्स, एक्सोबायोलॉजी और सीरोलॉजी।
तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा एंजाइमोलॉजी, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हिंदी में हम उत्प्रेरक कहते हैं, उनके अध्ययन को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स में क्या होता है, जीवों की जो अनुवांशिकी लक्षण हैं उनका अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। जो एक्सोबायोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, जो अन्य ग्रहों पर संभावित जीव जंतु होते हैं उनकी उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। और ये जो सीरोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, जो रक्त में जो एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, इनके अध्ययन को हम सीरोलॉजी कहते हैं। तो ये थे जीव विज्ञान के परिचय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रश्नों की संख्या तो 25 थी, लेकिन हमने प्रश्नों को इस तरीके से बनाया था कि 70 प्लस प्रश्नों को केवल इन 25 प्रश्नों के द्वारा ही पढ़ लिया जाए। इसके जो आगे वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं वो टॉपिक वाइज होंगे, तो आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।